अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में नई निगरान हुकूमतें आ चुकी हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ी बहस ये हो रही है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं। बज़ाहिर इलेक्शन में ताखीर यकीनी है और इस मुतालिक वो इदारा जिसने इलेक्शन करवाने हैं उसने भी वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन 90 रोज की आईनी मुद्दत में मुमकिन नहीं। तो इस ऐलान के बाद सियासी, समाजी और कानूनी हलकों से इलेक्शन कमीशन पर बहुत तनकीद हुई, जिसको इलेक्शन कमीशन खातिर में लाता दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक और मौक़िफ़ में अपने इस फैसले का भरपूर दिफा किया गया है। इलेक्शन कमीशन के बकौल हल्का बंदियां इंतखाबात के इनेकाद के लिए एक आईनी ज़रूरत है। नई हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों को अपडेट किए बगैर वोटर्स को पार्लियामेंट में हकीकी नुमाइंदगी हासिल नहीं होगी। ताहम साथ ही इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के मुकम्मल होने की एक मुमकिन तारीख भी दे दी है, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तवक्को है कि आम इंतखाबात के लिए आईनी तौर पर आखिरी तारीख से एक माह बाद यानी 14 दिसंबर तक कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों की नई हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो जाएगा। यानी इलेक्शन का 2023 में इनेकाद मुमकिन नजर नहीं आ रहा। कुछ हल्कों की जानिब से इलेक्शन में फरवरी 2024 तक की ताखीर का इंदिया दिया जा रहा है, जबकि कुछ को शक है कि ये इलेक्शन फरवरी में भी नहीं हो सकेंगे। अच्छे का इजहार गुज़िश्ता रोज हमारे शो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक ने भी किया। मूवमेंट नहीं देख रहा हूँ पार्टी का, इसका मतलब है सबको पता है कि इलेक्शन नहीं हो। सेंसिस वाला मसला आ गया, इस पर भी 5-6 महीने, तो ऐसा लगता है कि फरवरी के एंड तक जाएगा। ये मुझे आगे जब मैं देखता हूँ मुझे वो भी नजर नहीं आता। खुदा ने खासा ये लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट में 3-4 महीने डिले हो गया, तो फिर फर्दर समझे कि और डिले होगा। इस तरह रास्ते में काफी रुकावटें हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इलेक्शन में ताखीर से मुतल्लिक मुतज़ाद मौक़िफ़ सामने आ रहा है, लेकिन अक्सर रहनुमाओं की राय में इलेक्शन में ताखीर यकीनी है, जो फिलहाल काबिल कबूल भी है। ताहम इलेक्शन में इस मुमकिन ताखीर के बायस एक नया सियासी तनाज़ा भी खड़ा होता दिखाई दे रहा है। बिलखसूस चंद रोज पहले तक हुकूमत में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो मरदमशुमारी की मंजूरी के फैसले में भी शामिल थी, ने हल्का बंदियों के बायस इलेक्शन के इल्तवा की खुलकर मुखालफत कर दी है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने इलेक्शन कमीशन से मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया है। अपने बयान में शेरी रहमान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के हालिया ऐलान से ये जाहिर होता है कि हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। यह ऐलान तशवीश और मायूसी का बायस है। शेरी रहमान ने यह इंकशाफ भी किया कि पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया था कि मौजूदा नशिस्तें तब्दील नहीं होंगी और हल्का बंदियों का अमल तेजी से मुकम्मल हो जाना चाहिए। शेरी रहमान के इसी मौक़िफ़ की तायीद हमारे ही शो में 5 अगस्त को कमर जमान कायरा ने भी कुछ इन अल्फाज में की थी। जो सूरत हाल आई है वो सूबों के माबैन हल्का बंदियों में कोई हल्के तब्दील नहीं होंगे, यानी ना किसी सूबे की कोई सीट कम होगी कौमी असम्बली की, ना किसी सूबे की सीटें ज्यादा होंगी। जो हल्का बंदी का अमल है वो 4 महीने का प्रोसेस है आइन के तहत। अब क्या फर्क होगा, जिलों के दरमियान सीटों की एडजस्टमेंट होगी। सो मुझे आपकी तरह गैर मामूली ताखीर का कोई खदशा फिलहाल नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा इलेक्शन में ताखीर से मुतालिक तहरीक इंसाफ ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम ये जो एक डिलेइंग टैक्टिक हमें दिखाई दे रही है और 90 दिन से आगे बढ़ने की जो एक कोशिश है, हम इसे चैलेंज करने का इरादा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी जानिब सियासी जमातों की जानिब से मरदमशुमारी और हल्का बंदियों से मुतालिक खुद ही किए जाने वाले फैसले और फिर इस फैसले पर इलेक्शन में यकीनी ताखीर पर इतराज से मुतालिक राय पर चेयरमैन सेनेट ने भी हैरानगी का इजहार किया है, जिनके बकौल ये फैसला इन्हीं जमातों का था। अब इस पर इतराज समझ से बारातर है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त इकट्ठे बैठी थी, उन्होंने फैसला किया होगा। सारा एक कोलिजन गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब सेंसस को एक्सेप्ट किया तो उनको पता था किसी डीलिमिटेशन वगैरह होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, वक्त पर होंगे। वक्त मतलब ये डीलिमिटेशन जैसे ही कंप्लीट होगी वो कोई डेट दे देंगे। नून लीग की जानिब से इलेक्शन इल्तवा की हिमायत की वजह साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी को करार दिया जा रहा है, जिस मुतालिक बातें तो भरपूर हो रही हैं, लेकिन तारीख देने से परहेज किया जा रहा है। मरीम नवाज ने तो गुज़िश्ता रोज सूबाई हल्कों को के यूथ कोऑर्डिनेटर्स को हिदायत कर दिया कि तैयारी कर लें, नवाज शरीफ जल्दी उनके दरमियान होंगे। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब से वापसी के वाले से पूछा गया तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, और जब उनसे कहा गया कि आप जाके कैंपेन को रन करेंगे तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह। होने का जा रहा नाज़रीन आने वाले चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर डिस्कस करेंगे मुस्लिम के सीनियर रहनुमा जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब से। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। पर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इंतखाबात के इल्तवा के वाले से ये बता दें कि नून लीग कुछ महीने पहले तक तो कह रही थी बड़ी शद्दोमत के साथ कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए,
तो आज जिस तरह से हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ्तार हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, उनके चेयरमैन पहले ही गिरफ्तार हैं, तो क्या अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है आपको या मिलती हुई नजर आ रही है जो आप चाह रहे थे? देखें, शुक्रिया, मगर मैं गुजारिश कर दूं कि किसी के गिरफ्तार होने से, किसी के रिहा होने से हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल गई। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप इमरान खान को पकड़ लो और नवाज शरीफ को बेगुनाह होते हुए भी नाहर रहने दो। लेवल प्लेइंग फील्ड या इंसाफ का तकाजा ये है कि केस के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि 2017 में जिस दबाव में और जिस ख्वाहिश पे जिन लोगों से फैसले करवाए गए, आज वो तमाम किरदार जो हैं एक एक करके इतराफ़ जुर्म भी कर रहे हैं कि हमने गलत किया, नाइंसाफ़ी की, हमने दबाव में आके ये फ़ैसले दिए। कोई कहता है हमने दबाव डाल के ये फ़ैसले लिए। तो मैं ये कहूँगा कि तमाम लोग जब इतराफ़ भी कर लें और इसके बावजूद जो बेगुनाह है उसको आप सज़ा याफ्ता भी रहने दो और उसको कहो कि वो प्रोसेस वही अडॉप्ट करे जो एक गुनाहगार अडॉप्ट करता है। तो फिर मुझे ये बताएं कि इन इतराफ़े जुर्म जो कर रहे हैं लोग, उसका फ़ायदा उसको क्या हुआ जिसको बेगुनाह आपने ताहियात नाअहल कर दिया। अगर उसने वो प्रोसेस ही अडॉप्ट करना है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पहली दफ़ा नवाज शरीफ को सज़ा नहीं हुई। नवाज शरीफ तो पिछले 25 साल से इन्हीं इदारों में बैठे कुछ लोगों की पसंद नापसंद और इंतकाम का निशाना बनते रहे हैं। भले उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, भले उन्होंने पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा किया। कौम से पूछें कि नवाज शरीफ जब आता है महंगाई कंट्रोल होती है, नवाज शरीफ जब आता है मईशत तरक्की करती है, नवाज शरीफ जब आता है पाकिस्तान मुस्तहकम होता है, मगर उसके बदले नवाज शरीफ को क्यों सजा दी जाती है, ये कौन सवाल कर रही है। तो अब मुझे ये बता दें, जरूर अर्ज करूंगा मियां साहब, अब मुझे ये बता दें कि वो मियां नवाज शरीफ साहब कि जिनकी वतन वापसी और उनकी नाअहली को अहलियत में बदलने के लिए आपको वक्ती तौर पर तो शायद इलेक्शन का इल्तवा आपको सूट करे, लेकिन ये बताएं कि वो मियां साहब पाकिस्तान आ कब रहे हैं कि जिनके लिए शायद अभी आप शायद इल्तवा सपोर्ट भी आप उसे करें, आपको सूट भी कर रहे हैं? नहीं, मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि आपने कहा 3-4 माह पहले मुस्लिम लीग या कौमी हुकूमत ये कहा करती थी कि वक्त मुकर्रा पर इंतखाबात होने चाहिए। हम आज भी कह रहे हैं वक्त मुकर्रा पर इलेक्शन होने चाहिए। अब कोई कोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर जब थे शहबाज शरीफ, उनके उन अल्फाज को कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे या हल्का बंदियाँ बन के इलेक्शन होंगे। मुझे आप ये बता दें कि कौमी हुकूमत थी, भले प्राइम मिनिस्टरशिप मुस्लिम लीग नून के पास थी, मगर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के ये ज़िम्मेवारी थी, ये उनकी बनता था ज़ुम्मे कि वो इत्तेहादी जमातों की शिकायत तहफ़्फ़ुज़ात को ड्रेस करें। शहबाज शरीफ ने बतौर प्राइम मिनिस्टर की ये बात नहीं कही थी कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन हो, बल्कि उन्होंने वो जो बात की थी बतौर प्राइम मिनिस्टर के कौमी हुकूमत के उन्होंने बात कही थी, क्योंकि मुख्तलिफ जमातें जो थी पार्टी भी राजी नहीं थी नई मरदमशुमारी के ऊपर हल्का बंदियां करा के इलेक्शन करवाने में, सिर्फ एमकेएम का मुतालबा था। नहीं, मैं अर्ज करने की मुझे इजाज़त दें। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम, इसके अलावा भी 3-4 जमातें ऐसी थीं जो नई हल्का बंदी और नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात चाहती थीं। अब आ जाएँ कि सीसीआई की जो मीटिंग हुई, सीसीआई आपने ख़ुद कोट किया, सीसीआई की मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर मौजूद थे, उसमें तो कंसेंसस से नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाने का फ़ैसला हुआ। और उस फैसले के बाद अगर आज कोई बोलता है तो क्यों बोलता है, ये मुनासिब नहीं है। उसमें जब फैसला हो गया था या वहाँ बोलना चाहिए था या फैसले के बाद नहीं बोलना चाहिए। और जहाँ तक तल्लक है आप ये फरमा रहे हैं कि पीटीआई के जो एक्टिंग चेयरमैन है वो गिरफ़्तार हो गए, तो मैंने तो गिरफ़्तार नहीं किया। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है
तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसको स्टे 11 साल नहीं मिलना चाहिए। उसको के फैसले पाइपलाइन में होने के बावजूद 3-3, 4-4 साल, 6-6 साल डिले नहीं होने चाहिए। हमारे केसों का फैसला बेगुनाह होते हुए 6-6 हफ्तों में हो गए। ऊपर मॉनिटरिंग जज बैठा दिए जाते थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के, और फिर उन्हीं से अपीलें भी सुनवाई गई, उन्हीं ने फैसले भी दिए। ये सब आपके सामने। और आज जो कुछ हो रहा है 9-10 मई के मुजरमों के साथ जो रिलीफ उनको दिया जा रहा है वो भी आपके सामने है। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि ये इंसाफ एक जैसा हो रहा है? वो तो अभी भी गिरफ्तार है, पाबंदे सलासल हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। मुझे अब सिर्फ ये बता दें कि वक्ती इल्तवा शायद नून लीग को सूट करे अभी, चूंकि मियाँ साहब ने वापस आना है, उनकी नाअहली को अहलियत में बदलना है, लेकिन वो मियाँ साहब जिनके लिए सब आपको शूट कर रहे हैं वो मियाँ साहब आ कब रहे? ये असल मामला तो ये सवाल हर कोई कर रहा है। उनसे कल भी पूछा गया, उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया उन्होंने वापसी के वाले से। आपने मेरी अर्ज सुन लें। आपने 2-3 जो बातें कही हैं बड़ी माजरत से वो मुनासिब नहीं है। आप पूरा सच बोला करें। आपने जो फरमाया कि वो अभी तक जेल में हैं, तो भाई मेरे 1.25 साल कोई 15-16 माह हुकूमत रही है, कौमी हुकूमत। 15-16 माह में 8 माह पहले निकाल दें जनरल बाजवा के, उसमें कुछ ना हो सका, बल्कि पूरा उनको सहूलतकारी मैसर थी। और उसके बाद जो नई रजीम आई वो भी 9-10 मई से पहले तक, मैं कहता हूँ गिरफ्तार उन्होंने क्या कहना था, उनको पूरी सहूलतकारी उस वक्त मैसर थी पहले 8-9 माह, और उसके बाद भी 9-10 मई से पहले तक वो तो उनको कुछ लोगों की तरफ से उस अदारे की तरफ से भी सहूलतकारी मौजूद थी। और जब एक अदारे ने खुद एहतसाबी की तो कुछ, एक सेकंड प्लीज बात मुकम्मल कर ले देने। ये आप सवाल करें, मैं हाजिर हूँ। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ कि 9-10 मई का जब वाक़या हुआ तो खुद एहतसाबी एक अदारे ने की, तो क्या हाजिर सर्विस लोगों को सज़ा नहीं मिली? फिर हमारा कहना ये दुरुस्त नहीं था कि सहूलतकारी वहाँ से मैसर थी। और एक दूसरा अदारा जहाँ बैठे कुछ लोग जो हैं, कुछ इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़ज़ लोग जो हैं, जिस तरह फैसले दे रहे हैं या जिस तरह उसको रिलीफ दिया जा रहा है, जिस तरह जजेस गेट से उसको बुलाया जा रहा है, क्या मैं गलत हूँ कि उसको सहूलतकारी मैसर है और उसके लिए कोई पैमाना इंसाफ का और है और मेरे लिए पैमाना और है? ये क्या बात दुरुस्त नहीं है? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? और फिर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ कब आ रहे हैं, तो फिर मुझे ये कहने की इजाज़त दें ना कि आप मुझे ये बता दें 2017 से आज तक 6 साल हो गए, हर बंदा कह रहा है, फैसला करने वाले करवाने वाले दोनों इतराफ़ कर रहे हैं कि हमने जुल्म किया, इसलिए कह रहे हैं इतराफ़ कि रियासत के साथ जुल्म हो गया नवाज शरीफ से जुल्म करते करते, मगर उसका मदावा तो कोई नहीं हो रहा। आप जी मुझे 6 साल बाद कहा जा रहा है कि आप जी उसी लाइन में लग जाओ जिसमें मुजरम अपील में लगते हैं। मैं तो बेगुनाह था, मुझे क्यों लाइन में लगाया जा रहा है? भाई आप अगर इतराफ़ करते हो या अपने सीने पे हाथ रख के जिन्होंने दबाव में लाकर फैसले करवाए थे या जिन्होंने किए थे, वो कुरान पाक पे हाथ रख के कह दें कि हमने वो फैसले दुरुस्त किए थे, भले हमें फांसी लगा दो, हम मान लेंगे। मगर ये क्या तरीका है कि पाकिस्तान की तबाही कर दी और आप इतराफ़ कर रहे हैं? और उसका इतराफ़ का क्या तरीका है कि आप जिसको कहते रहे सिसिलियन माफिया, जिसको आप डाकू चोर कहते रहे और लोगों की ज़हन साजी करते रहे अदारों में बैठ के, आज भी आप उसी तरह बिहेव करते रहे और हमें कहें कि जनाब आप अपील में आ जाएं। कैसे आ जाएं? मियां साहब बात यह है ना कि एक पाकिस्तान के अंदर आइन है, कानून है, मियां साहब को एक तरीकाकार है, वो फेस करना पड़ेगा। अगर किसी ने इतराफ़ कर भी दिया है तो वो लीगली उनको रिलीफ फ्राहम नहीं कर सकता जब तक वो अपील के प्रोसेस में आके कोर्ट ऑफ लॉ के सामने खुद को आके पेश नहीं करते। वो आएंगे तो उनकी सारी रेमेडी होगी ना अदालत के अंदर। मेरे इंतहाई अजीज भाई सुन लें, मुझे जो सज़ाएं दी गई, क्या दुनिया में या पाकिस्तान में ऐसी कोई नज़ीर मौजूद है
कि हाईजैकर ज़मीन पे हो और त्यारा आसमान से अगवा और 25 साल सज़ा सुना दें आप? ये ऐसा हुआ ना? हाईजैकर तो त्यारे में मैंने सुना था कि अगवा करता है, मगर ये मैंने कभी नहीं सुना था कि ज़मीन पे। अब आ जाए दूसरा, लीगल क्या पाकिस्तान में एक सेकंड यार, एक सेकंड प्लीज जी, आपने कभी ये मिसाल कहीं और सुनी है कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, और कोई जुर्म नहीं है, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे आपने सजा मुझे सुनानी थी, मुझे हटाना था, किसी को लाना था, तो आपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे मुझे सजा सुना दी, और वो भी सजा ताहयात नाहल। मेरा कसूर क्या है? आज भी फिर भी आप मुझे ये कहें कि मैं फिर उसी कतार में लग जाऊं। क्या मेरे लिए उस वक्त आइन कानून नहीं था? क्या मेरे लिए उसका उस वक्त इंसाफ का तराजू जो एक पलड़ा झुका दिया गया, उस वक्त भी आप ये बात करते कि आइन कानून के मुताबिक भाई तो मियां साहब मेरा पॉइंट भी तो यही है ना, अगर आप कह रहे हैं वो बेगुनाह भी हैं तो फिर भी उन्हें आके अपने आप को कोर्ट के सामने सबमिट करना होगा ना, कोर्ट के सामने आके पेश होना पड़ेगा ना। आप अगर गलत भी है, वो तरीकाकार तो वही है, लीगल रेमेडी तो वही है। आप मुझे भाई एक सेकंड मुझे, आप, मैं नहीं कह रहा, आप मुझे ये कह दो कि क्या बेटे से तनख्वाह ना लेने पे आपको ताहयात नाअहल कर दिया जाए? ये इंसाफ है? ये आइन है? ये कानून है? उस कानून को का दरवाजा फिर से खटखटाने के लिए मुझे आप कह रहे हैं उस कानून को आज हरकत में आना चाहिए, उस आइन को आज हरकत में आना चाहिए, उस तराजू को आज दोनों पलड़े बराबर करके बताना चाहिए दुनिया को कि हमने मोहसिन पाकिस्तान को गलत सजा दी, हम माफी मांग रहे हैं और उसको बुला रहे हैं। फिर तो मुझे पता चले कि मैंने रियासत के लिए फिर कुर्बानी देनी है, अपनी गर्दन ज़िबा करवा लेनी है, मगर उफ नहीं करनी क्योंकि मैं रियासत के लिए कुर्बान हो रहा हूं। यानी इसका मतलब है मियां साहब मैं पाकिस्तान के लिए बेहतर सर्व करूं और रियासत के अदारों में बैठे चंद लोग मेरी मुखालफत में चेहरा पसंद ना करने से, मेरी दुश्मनी में मुझे आप राख का ढेर बनाने की कोशिश करें। तो मियां साहब आपकी गुफ्तगू, भाषण दे के आइन कानून उसी को मानूं। आपकी गुफ्तगू से तो मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि मियां साहब फिर फिलहाल पाकिस्तान नहीं आ रहे, फिर ना ही समझिए। आप अगर ना समझते हैं ना तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जो हालात आप जैसे दानश्वरों ने, बड़ी माजरत से, आप जैसे दानश्वरों ने पिछले 4-4.5 साल में ज़हन साजी करके हमने कौन सी ज़हन साजी की है? हमने कौन सी की है? के इन हालात से चले इसी पे बात कर लेते हैं जरा, नहीं रह सकता। इसी पे बात कर लेते हैं। कौन सी ज़हन साजी की हमने? जी, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर से मियां साहब को सजा हुई, हमने जाके कहा पनामा हमले कर आए, हमने जाके जजों को कहा कि आप जाके मियां नवाज शरीफ को सजा दें। आप सवाल करें, नहीं आप मेरे पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं ना कि हम जैसे दानिशवरों ने किया सारा कुछ। भाई यार इस तरह मुनासिब नहीं, इस तरह मुनासिब नहीं। आप एक एक करके सवाल करें, मैं आपके लिए बैठा हूं, जब आपकी तसल्ली होगी तब उठूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने एक सवाल किया कि हमने तो नहीं कहा था, हमने तो ज़हन साजी नहीं की थी, हमने तो अदालतों से सजा नहीं दी थी। मैं आपसे सवाल, मैंने पहले आपके सवाल से किया था कि आप सीने पे हाथ रख के कह दो कि ये आइन कानून के मुताबिक बेटे से तनख्वाह ना लेने पे सजा दुरुस्त हुई थी, तो मैं आपकी बात मान के अभी ये कहूंगा कि मैं माफी चाहता हूं, मैंने गलत बातें की आपसे। और अगर मैं बात दुरुस्त कर रहा हूं, भले आपने सजा नहीं दी, भले आपने ज़हन साजी नहीं की, जिन्होंने भी ज़हन साजी की, जिन्होंने भी सजाएं दी, आप कह दें कि उन्होंने गलत किया था। मैं तो मियां साहब आपको ये कह रहा हूं कि अगर गलत भी है, उसकी एक लीगल रेमेडी ये है, पाकिस्तान के अंदर आइन है, कानून है, आपको आके अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा, तब जाके आपके वो फैसले सेटिस्फाइड होंगे। लंदन से बैठ के फैसले पाकिस्तान के अंदर सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, आपको सबमिट करना पड़ता है कोर्ट के सामने। बात कर रहे हैं ना आप जो बात कर रहे हैं, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। आप ये फरमा रहे हैं, मैं तो कानून की बात कर रहा हूं, उनको सजा, अगर क्या मतलब सजा उनको हो गई, आप आज तो वो जजमेंट आ गई ना। जजमेंट जब आ जाए, दुनिया में ये कानून है, दुनिया में ये इजाजत है कि जजमेंट पे आप खुल के तनकीद भी कर सकते हैं, कबूल भी कर सकते हैं। अब आज, उस वक्त तो केस ट्रायल हो रहा था जब आप नहीं बोल सकते थे या मुझे बोलने की इजाजत नहीं थी। अब तो एक फैसला आ गया, उस फैसले पे आपकी जो राय है आप कह सकते हैं,
आप कह दें कि नवाज शरीफ को सजा दुरुस्त हुई थी, आप दिल पे हाथ रख के कहें ना। मैं जिस तरह मैं कह रहा हूं कि उस वक्त सजा दिलवाना और देने वालों का एजेंडा एक था, एक पे ही था, उन्होंने सजा दे दी, गलत दी सजा, पाकिस्तान की बर्बादी कर दी। मैं कह रहा हूं, मैं तो सीने पे हाथ रख के कह रहा हूं, आप भी कह दें कि ना मैं जज हूं ना मैं ज्यूरी हूं, मेरा काम नहीं है किसी की सजा के बारे में कहना कि गलत थी या दुरुस्त थी। मैं ना जज हूं ना ज्यूरी हूं। फिर आप ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये काम है फैसले लेना। आप पार्टी के वर्कर हैं, आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि गलत था, आपका हक बनता है, मेरा हक नहीं बनता। नहीं, मेरा काम नहीं है ये। आज एक सेकंड, अब आप फिर ये ना कहा करें कि अब वो बंदा तो अंदर है और लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। हाँ। आप ये ना कहा करें, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, एक बंदा अंदर है ना तो 9 साल 11 साल उसका स्टे पेंडिंग केस चलते आ रहे हैं ना, मैंने तो नहीं किए, अदालतों ने किए है ना, तो ये तो मेरा हक है ना पूछना। ठीक है मियां साहब, मुझे सिंपली ये बता दें कि इलेक्शन में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या भले के इंतखाबी निशान को देख रहे हैं अगले इलेक्शन में जब भी वो होते हैं? भाई मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि तमाम पॉलिटिकल अप्रोच रखने वाले तमाम सियासी वर्कर से लेकर लीडरशिप तक किसी पे बैन नहीं होना चाहिए, किसी सियासी जमात पे बैन नहीं होना चाहिए। मगर मेरे भाई 9-10 मई को जो पेट्रोल बम गलेल बरदार मसल्ला जत्थे तैयार करके पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला करने वाले सियासी लोग नहीं हो सकते, और अगर इन्हीं तनसीबात पर रियासत से बाहर से आकर कोई हमला करता है तो आप मुझे ये बता दें उनको सियासी कारकुन कहेंगे या दहशतगर्द कहेंगे? अगर वही अमल रियासत के अंदर से कोई करता है तो वो भी दहशतगर्दी कहलाएगा, उसको सियासी वर्कर आप नहीं कह सकते। इसलिए उसको अलग देखें और सियासी वर्कर को अलग देखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। आप गुफ्तगू सुन रहे थे मियां जावेद लतीफ साहब की। इनका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ को सजा चूंकि गलत हुई थी, जब तक उनकी सजा के हवाले से तमाम जो रेमेडी है वो नहीं होती, वो तब तक पाकिस्तान आने का उनका कोई जवाब नहीं बनता। तो बज़ाहिर ये लग रहा है उनकी गुफ्तगू से कि शायद मियां नवाज शरीफ का इस इलेक्शन में भी पाकिस्तान फौरी तौर पर आने का कोई ऐसा इरादा नजर नहीं आ रहा। कल जब उनसे सवाल भी पूछा गया लंदन के अंदर भी, तो उन्होंने खुल के कोई जवाब इस हवाले से नहीं दिया। इबहाम काफ़ी ज़्यादा नवाज शरीफ को भी, PMLN को भी, कि आगे क्या होने जा रहा है, हालात किस तरह के बनने जा रहे हैं। इसी पे एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे नाजरीन, बात करेंगे एक और बड़े इंपॉर्टेंट मामले पे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जहां इलेक्शन और नवाज शरीफ की वापसी इबहाम का शिकार है, वहां तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पर भी गहरे बादल मंडला रहे हैं। चेयरमैन PTI पहले ही सलाहों के पीछे है, वहां पार्टी पर कब्जे की जंग की अफवाहें चल रही हैं। जबकि आज पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को भी FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद साइफर के मामले पर उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया है। इससे कबल आज सुबह से ये खबरें जेर गर्दिश रही कि PTI की कोर कमेटी के इजलास में पार्टी रहनुमाओं के दरमियान झड़प हुई और बज़ाहिर पार्टी में ग्रुप बंदी हो चुकी है। एक कैंप की सरबराही शाह महमूद कुरैशी के हाथ में है तो दूसरे कैंप की कमान उमर अयूब ने संभाल रखी है। इस तकसीम की तस्दीक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन और चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत की जानिब से सामने आई। इनके बकौल पार्टी के गद्दारों ने उनकी जान खतरे में डाल दी है, लेकिन वो इन गद्दारों को बेनकाब करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक कोर कमेटी मीटिंग की तफसीलात और रिकॉर्डिंग बाहर निकलने पर PTI रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात लगाएंगे। PTI रहनुमाओं ने एक दूसरे को गद्दार तक करार दे दिया। कई PTI अरकान की राय थी कि कोर कमेटी इजलास में अब संजीदा मामलात पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। मेंबर कोर कमेटी का कहना था कि उमर अयूब और शिबली फराज इजाजत दें तो पार्टी के अंदर गद्दार की निशानदही कर दो। जराये का कहना है कि मेंबर कोर कमेटी ने इजलास में दावा किया कि कोर कमेटी में गद्दार करार देने वाले मेंबर से उमर अयूब मुसलसल राब्ते में है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि नाराजगी के बावजूद मैं गद्दारों की निशानदही करूंगा। उमर अयूब ने इजलास के दौरान रिकॉर्ड शुदा वर्जन चलाया। मैं सियासतदान नहीं, प्रोफेशनल वकील हूं। मैं तफरीह या सस्पेंस के लिए मजीद दुश्मन बनाने की ख्वाहिश नहीं रखता। याद रहे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से कबल वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को पार्टी मामलात चलाने के इख्तियारात तफवीज़ किए थे। दूसरी जानिब
पार्टी में तकसीम से मुतल्लिक फैलने वाली इन खबरों का डैमेज कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर शाह महमूद कुरैशी भी सामने आए, जिन्होंने इन तमाम खबरों को मुस्तरद किया है। कमेटी के इख्तलाफात, इस किस्म की जो खबरें हैं ये मन घड़त हैं, डिस इन्फॉर्मेशन का मंसूबा है और एक साजिश का हिस्सा है ताकि पार्टी की रैंक एंड फाइल में कंफ्यूजन पैदा की जाए। इसमें कोई हकीकत नहीं है। उमर अयूब खान हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे चीजें मंसूब कर दी गई, मुझसे चीजें मंसूब कर दी गई जिनमें कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह उमर अयूब ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनाए गए फ्रेमवर्क के मुताबिक फैसला साजी इत्तफाक राय से हो रही है। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को इंतहाई एहतराम की निगाह से देखता हूं। उनका कहना है कि पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में कभी किसी के दरमियान कोई झगड़ा नहीं हुआ। क्या हाल है, इसी पर हम बात करेंगे तफसीली। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर नईम हैदर पंजूथा ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के रुकन भी है। नईम हैदर पंजूथा साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया है। साइफर गुमशुदगी वाला मामला लगता है कि काफी सीरियस रुख इख्तियार करता जा रहा है और चेयरमैन पीटीआई के लिए भी शायद इसमें बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जी, जिस तरह से शाह साहब को गिरफ्तार किया गया, थोड़ी देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शोएब शहीन साहब के साथ और उन्होंने उस्मान डार के हवाले से वहाँ पर बात की कि किस तरह उसके घर में छापा मारा गया है, किस तरह से उनको घर के जो अफराद हैं उनको बेघर किया गया है और किस तरह से वहाँ पर उनके कारोबार जो है वो बंद किए गए। तो वहाँ से वो निकले हैं और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। हमें जो पहले भी इंफॉर्मेशन मिली है कि FIR साइफर वाले मामले पे दर्ज हो चुकी है, जो कि अभी तक जो लीगल टीम है उनको FIR जो है नहीं मिली और FIR जब मिलेगी उसमें डेफिनेटली हम तब प्रोसीड उसमें कर सकते हैं जब हमारे पास वो रिकॉर्ड पैसा होती है। खान साहब की बेल्स की हद तक भी हम जो है इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल करेंगे कि हमने इसको किस तरह से आगे लेकर चलना है, क्योंकि FIA की जो टीम है वो बाकायदा तौर पर अटक जेल जो है खान साहब से मिलने गई थी। वो हमें उन्होंने बताया क्योंकि उसने नुमैर भाई वहाँ पर उनसे मिले हैं। पहले तो मेरा नाम था और बाद में हमने कहा कि बैरिस्टर गौर साहब को इजाज़त दी जाए और वो फिर एटलीस्ट गए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी इंट्रोगेशन करने के लिए वो आई थी। तो नैब के FIA के अंदर पहले ही खान साहब जाकर अपना मौक़िफ़ जो है वो बाकायदा तौर पर जो उन्होंने था अपनी जो बयान था वो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। जो हमने उन्हें जो लीगली तौर पर जो उन्होंने देना था वो हमने बाकायदा तौर पर असिस्ट किया, बताया कि आपने किस तरह से इस मामले को जाके एक्सप्लेन करना है। डेफिनेटली वो खुद उस सारी चीज के जो है उसको जिस तरह से उनको इन्वॉल्व किया गया था तो जवाब तो बेसिकली उन्होंने खुद देना था, लेकिन क्योंकि लीगल एक्सपेक्ट सारे जो कवर करके वो सारी एडवाइस हमारी थी और हमने कहा कि आपने जो सवालात हैं उनको अपनी जो स्टेटमेंट के साथ इस तरह से मिलाकर जो है वो देना है। तो वो खान साहब ने जाकर अपना बयान जो है वो बिल्कुल रिकॉर्ड करवाया और उसके अंदर जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि जो ओरिजिनल फॉर्म है जो साइफर की जो कॉपी जो बाहर से आया था साइफर वो ओरिजिनल फॉर्म में फॉरेन ऑफिस में मौजूद था। तो क्योंकि उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे तो इस हवाले से ज़रूर उनसे इंट्रोगेशन जो है वो होनी चाहिए थी। अगर वो समझते थे कि जो है ये साइफर जो है ये कॉपी गलत आई है या इन्होंने लीक किया है तो वो उनको तरीक़ेकार से जो है वो बुलाया जा सकता था कि आप आएं जी अपने सवालात के जवाब दें। इस तरह से एकदम से उठा ले जाना वो समझ से बाहर है, वो समझ से बिल्कुल उससे वालातर है कि किस तरह एक बंदे को वो घर बैठा हुआ है और बिल्कुल उसे पता भी नहीं है कि उसके खिलाफ क्या प्रोसीडिंग की गई है या किस तरह से उसको इन्वॉल्व किया गया उस मुकदमे के अंदर या उसका रोल क्या है। तो नईम पंजूथा साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, चेयरमैन पीटीआई पहले ही हिरासत में है, तो इस साइफर वाले मामले पे पर्टिकुलरली लग रहा है आज शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से कि बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, चेयरमैन पीटीआई के उनके खिलाफ भी कुछ सख्त फैसला आ सकता है इस हवाले से। देखें, बात यह है कि सख्त फैसला तो तब आएगा ना कि जैसे कि एक चीज जो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वहां पर जो हमें उन्होंने बताई, उन्होंने ये बताई कि मैंने जाकर जो बयान दिया है वो ये कहा है कि ओरिजिनल जो फॉर्म होती है वो वहां पर होती है और कॉपी जो है वो भी कोड की शक्ल में नहीं, आगे जो है उसका वो तशरीह करके या मफहूम बनाकर वो सर्कुलेट जो है आगे मुख्तलिफ जो है जगहों पे वो भिजवाया जाता है, 4-5 जगहों पे जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है और वहां पर कॉपी मौजूद है। और जो 2 इल्जाम लगाए गए थे ना कि एक तो आपने जो है उसको उसकी तशहीर की, उसके बारे में जो है उसको लहराया गया, दूसरा ये कहा गया कि जो है
ये जो आपने चोरी कर दी है, यानी कि उसको चोरी कर दिया गया या गुम कर दिया है जी। तो उसके ऊपर भी उन्होंने वाज़ेह बताया कि सिक्योरिटी जो है, देखें पीएम ऑफिस है, उसके अंदर जो अमला सारा है वो सारा इंचार्ज होता है और उसके नीचे सारी लोग होते हैं, वो सारे सेक्रेटरी वगैरह, प्रोटोकॉल ऑफिसर, उनके पास मिनट्स ऑफ मीटिंग्स या कोई भी डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियल होता है उनके पास होता है। मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। कभी एक स्टेटमेंट राणा साहब देते हैं और कभी दूसरी देते हैं, तो वाज़ेह तौर पर उन्होंने वहां पर अपना मौकफ जो है वो रिकॉर्ड करवाया। और शाह महमूद कुरैशी साहब का पहले भी मैंने जिक्र किया है कि उस हवाले से कोई ऐसी स्टेटमेंट मिसाल के तौर पर अगर दौरान कस्टडी दी भी जाती है तो कानूनी उसकी वो वैल्यू नहीं होती कि जब बंदा किसी की हिरासत में होता है, बल्कि वो एविडेंस जो कोर्ट के अंदर खुद बंदा जाके अपनी मर्जी से देता है उसकी वैल्यू होती है। और दौरान कस्टडी कोई भी बयान लेना उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो भी बयान लिया जाएगा गुमशुदगी के हवाले से या साइफर को लहराने के हवाले से इल्जाम जो है वो लगा हुआ है खान साहब के ऊपर, तो उनको शाह महमूद कुरैशी साहब को साथ में एज ए फॉरेन मिनिस्टर उनकी जो है वो रोल किस तरह से दिया गया है, ये तो अब देखना पड़ेगा जब वो एफआईआर सामने आएगी या किस तरह से उन्होंने। तो नहीं पुजीदा साहब, ये बताएं कि आप चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, ये बताएं क्या चल रहा है कोर कमेटी के अंदर? दो ग्रुप्स एक दूसरे के सामने बड़े खुलकर सामने आ गए हैं, एक दूसरे को गद्दार गद्दार कह रहे हैं, शाह फरमान सियासत से अलग हो गए हैं, ये चल क्या रहा है पार्टी के अंदर? लेकिन शाह फरमान साहब जो हैं वो बड़े अच्छे इंसान हैं और उनसे रब्ता रहता भी रहा है। जब हम जाते थे वहाँ पर KPK में और उनसे मुलाकात भी होती थी इधर भी, और उनके केसेस स्पेशली जो हैं इस्लामाबाद के अंदर जो FIRs उनके ऊपर थी वो बेल्स हमने ही उनकी करवाई थी और उनके साथ अच्छा जो है इंटरेक्शन रहा। शाह साहब पहले भी यही बताते थे कि मैं बिल्कुल सियासत से जो है ना मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और किस हवाले से ताल्लुक नहीं है कि मैं पोलिटिकली हल्के से नहीं लड़ूंगा। अब उनको गवर्नर बनाया गया, वो भी एक पोस्ट थी, एक सियासी पोस्ट थी, बिल्कुल थी, लेकिन जो सियासत दूसरी हलकों की है या जाकर इलेक्शन लड़ना या फैमिली का कोई मेंबर आ गया या नस्लें पहले उनका कोई लड़ता हो या बाद में कोई लड़ेगा, तो इस तरह का उनका कोई इरादा नहीं था। और आज भी उन्होंने ये कहा कि मैं तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ना मेरी फैमिली लड़ेगी। लेकिन कोर कमेटी की हद तक जो आप बात कर रहे हैं, कोई वहां पर इस तरह की लड़ाई जंग जो है आपस में नहीं हुई। हाँ, जो स्टेटमेंट आई है शेर अब्दुल मरवत साहब की तरफ से, वो बगैर कोर कमेटी को इत्मीनान लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लीडरशिप है या हमारी जो लीगल टीम है जो उनसे बगैर इत्मीनान में लिए वो स्टेटमेंट जो है ट्विटर के ऊपर यूं शाया की गई, तो उसके ऊपर सबको तहफ़्फ़ुज़ात थे और स्टेटमेंट भी आई। बाकी जो है किसी तरह से अंदर कोई दो ग्रुप नहीं बने हुए, वो बिल्कुल मैंने खुद भी उसकी तस्दीक की है, सबसे बात भी हुई है और कोई इस तरह का मामला वहां पर नहीं है। ये जो न्यूज चलाई गई है जियो न्यूज की तरफ से, ये बिल्कुल जो है वो किसी ने गलत उनको शायद बताया और उन्होंने गलत बिल्कुल चलाई है। इसका पहले शहजाद साहब से मेरी थोड़ी देर पहले ये बता दें मुझे कि ये जो आप कह रहे कि वो शेर अफजल साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने आप कह रहे कोर कमेटी को इत्मीनान में लिए बगैर ये सब कुछ किया, कोई तादीबी कार्रवाई होगी? देखें, उनसे डेफिनेटली जो है वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कोर कमेटी ने, जो मैंने अभी देखा है कि वो जरूर उनसे उन्होंने इंट्रोगेट किया है, पूछा है कि कैसे आपने मामले की तस्दीक की, और शेर अब्दुल मरवत साहब ने उस ट्वीट को जो है वो डिलीट भी किया और कहा है कि ये मामला मैं खान साहब पे छोड़ता हूँ, क्योंकि जो वो फैसला करेंगे कि कौन है गद्दार नहीं है। फिलहाल मैं इसकी हद तक जो मैंने जो मैसेज किया था, यानी कि एक समय से उनकी माजरत, और उन्होंने वो डिलीट किया है। तो ये बताएं कि अब वो कह रहे मेरी जान को खतरा है कोर कमेटी के अंदर कुछ लोगों से। देखें, जो पार्टी के लोगों से कोई खतरा नहीं, उनका जो बयान मैंने देखा, जो उनका जो ट्वीट था वो ये कह रहे थे कि जो ट्वीट किया कि मेरी जान को किस तरह से खतरा है, वो खतरा इस तरह से जाहिर कर रहे थे कि कोई हमारी जो मीटिंग है वो आपस में जो है वो जूम के ऊपर हुई और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो जो है बाकायदा तौर पर किसी को मिली और उस वजह से मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं। अच्छा, जो जूम की मीटिंग थी, जो लीगल टीम की मीटिंग हो रही थी, जिसके हवाले से उमैर न्याई साहब ने उनसे पूछा भी और उन्होंने कहा कि वो जिस दिन खान साहब से मिल के आए थे उस दिन की मीटिंग की बात हो रही है, तो उस पूरी मीटिंग के अंदर कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी चीज नहीं दी गई किसी तरफ से कि कोई उससे कोई जो है वो किसी के ऊपर आंच है या किसी के ऊपर जो है वो कोई एक्शन होगा या कोई ऐसी गलत बात की गई होगी जिससे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो कोई करेगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन ये हो रही थी केसेस के हवाले से। और जब भी जूम मीटिंग होती है, चाहे खान साहब मौजूद होते थे उसके अंदर, तो हमारी मीटिंग इसी हवाले से होती थी कि हमने चीजें लीगल
वे में ये बता दें कि 22 तारीख को तोशाखाना केस में अपीलें सुनी जाएंगी चेयरमैन पीटीआई की। क्या उम्मीद है आपको उनकी रिहाई के वाले से? लग रहा है कि रिहा हो जाएंगे? आपको चांसेस कितने लग रहे हैं? लेकिन सर इसके अंदर जो है जो अपील हमारी समाअत के लिए फिक्स है वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 22 तारीख के लिए, हमारी तो बिल्कुल उम्मीदें हैं जी कि हम तो पहली डेट के ऊपर भी यही रिक्वेस्ट कर रहे थे चीफ साहब से कि इस केस को कल के लिए एडजर्न कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बताया कि कल मैंने चेकअप करवाना है और परसों बेंच जो है अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा उस वजह से उन्होंने कहा कि जो लिस्ट जो है वेट फॉर ऑर्डर है कि आप बाद में चेक कर लीजिएगा, और 22 के लिए लगी है। इसके ऊपर हमारी तरफ से जो है वो बकाया तौर पर जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड सारा जो है वहाँ पर सबमिट करवा दिया गया जो हमें डायरेक्शन हुई थी, जो नीचे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाना होता है, और हम मुकम्मल तौर पर दलाइल देने के लिए तैयार हैं। उम्मीद करते हैं दूसरी तरफ से भी दलाइल। बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे तो साहब आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे जड़ावाला के अफसोसनाक सानिया के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 16 अगस्त को फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में तौहीन मजहब के मुबैना इल्जाम की बुनियाद पर मसीही बिरादरी की इमलाक और गिरजाघरों को नजर आतश किए जाने का मामला हुकूमत, अदलिया और रियासत के लिए एक बार फिर एक पुराने मसले पर नए चैलेंज के तौर पर सामने आया है, और इस सानिया के बाद एक बार फिर रियासती हुकूमती मशीनरी पूरी तरह मुतहरिक दिखाई दे रही है। अब तक की इतलात के मुताबिक 16 अगस्त को हजूम ने मसीही बिरादरी को कम अज कम 86 उनके घरों को नजर आतश कर दिया गया, जबकि 19 गिरजाघरों को जला दिया गया। पंजाब पुलिस ने 1470 में से कम अज कम 145 मुबैना शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 अहम मुल्ज़िमान भी शामिल हैं और 5 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से लेकर आर्मी चीफ आज जनरल आसिम मुनीर और सूबाई हुकूमतों, उलमा, मशाइख समेत हर मकतब फ़िक्र और इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों ने इस फेल की न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि पूरी मसीही बरादरी से हाथ जोड़कर मुआफिया तक मांगी गई है। इस मुतल्लिक़ आज भी एक हौसला बख्श अमल देखने में आया जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने जड़ावाला की मुतासरा मसीही बरादरी का दौरा किया, मुतासरा मसीही बस्ती का दौरा किया और मुतासरीन की दाद रसी की। यह वाक़या नाज़रीन ये पहला नहीं, माजी में इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात रुनुमा हो चुके हैं, जिसमें किसी एक मसीही जोड़े को जो है वो फेंक दिया गया, ईंटों के भट्टे के अंदर जलती आग के अंदर फेंक दिया गया। फिर गोजरा का वाक़या 2009 का भी हमें याद है। फिर पिछले साल ही एक जो है एक क्रिश्चियन जो थे फैसला सियालकोट के अंदर, उन्हें जो है तशद्दुद करके मॉब ने कत्ल कर दिया था। ये जो तौहीन मज़हब के मामले पे जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रविश पाकिस्तान के अंदर ख़तरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। इसका तदारुक कैसे मुमकिन, ऐसी भी हमने गुफ्तगू के लिए ज्वाइन किया है हमें प्रोग्राम में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने, जो कि चेयरमैन रोयत लाल कमेटी भी हैं। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मौलाना साहब, तकरीबन तमाम मकतबा फ़िक्र, तकरीबन हर किसी ने ही पूरे मुल्क के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स, हर किसी ने शदीद मजम्मत की है जड़ावाला के अफसोसनाक सानहे की। सर ये बताएं कि इस तरह के वाक़यात जो बार बार पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि रोनुमा होते जा रहे हैं, हालांकि हमारा दीन जो है वो अमन का दीन है, बर्दाश्त का दीन है, लेकिन दीन के नाम पर ही अफसोसनाक बात है कि इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। सर क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलामा साहब से हमारा रब्ता मुनक़ता हुआ, दोबारा अलामा साहब से हम रब्ता करते हैं, मौलाना साहब से, और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि कोशिश हमारी है कि हम जानने की कोशिश करें, देखें कि क्यों गलती कहाँ हो रही है कि जहाँ पे तौहीन मज़हब के मामले को एक आड़ बना के, इस चीज़ को बुनियाद बनाकर मुआशरे में बदअमनी को फैलाया जाता है, अदम बर्दाश्त जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है और माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जाता है, जो कि बहुत ही एक अफसोसनाक फेल है। इसमें हमारे ज़ाहिर उलमा का भी एक बड़ा रोल है कि वो लोगों को, आवाम को समझाएं कि इस तरह से जो हमारा दीन है वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि किसी को भी जो है इख्तिलाफ राय या किसी भी किस्म की आड़ में ख़ुद आप उसकी जान ले लें। जी मौलाना साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा कि दीन इस्लाम तो अमन का दीन है, का दीन है, लेकिन दीन के नाम पर ही, मज़हब के नाम पर ही इंसानियत का कत्ल किया जाता है। क्या कहेंगे इस पर सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ये जो जड़ावाले का सानिया हुआ ये बहुत ही तकलीफ दे वाक़या है।
और इस वाक़े की हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। और जो वहाँ पर मकानात को जलाया गया और चर्चिस को जलाया गया, कुरान करीम का हुक्म है, अल्लाह ताला का फरमान है कि हमने इब्ने आदम को और इंसानियत को एहतराम अता किया है। और इंसानियत का जो एहतराम है वो हमें अल्लाह के अहकामात और नबी अकरम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है और जो किरदार है वो हमें बताता है। मगर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई कि अगर किसी शख्स ने कोई भी ऐसी अमल किया या तौहीन की, तो मैं समझता हूँ यहाँ रियासत मौजूद है, ये इदारे मौजूद हैं और उनको एक्शन लेना है उस शख्स के खिलाफ और उसके लिए आगे काम करना है कि ये नहीं है कि हर शख्स जो है वो अपनी अदालत लगाए और जैसे चाहे वो फैसला करे, किसी का घर जला दे, किसी का चर्च जला दे। हमें तो एहतराम इंसानियत का दर्ज दिया गया है, हमें तो तशद्दुद से पाक मुआशरे का दर्ज दिया गया है। कुरान कहता है ला इकराहा फिद्दीन, के दीन में हमारे कोई जबर नहीं है, इस्लाम में जबर का हुक्म नहीं देता, बल्कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, आपका फरमान है कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान, एक जगह फरमाया दूसरा इंसान महफूज रहे। और फिर जैसे आपने कहा कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि एक इंसान का जो कत्ल है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसाद फिल अर्द फकअन्नमा कतल नासिया, कि अगर एक इंसान का जिसने कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और एक इंसान की जान को बचाया ना गोया पूरी इंसानियत की जान को बचाने के मुतरादिफ है। तो मौलाना साहब ये इन सारी चीज़ों को, सारी हकीकतों को सामने रखते हुए क्या होना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा ना हो? कोई मजहबी जुनूनियत में मुब्तला लोग जो हैं वो जाके किसी इंसान को, उसके घर को, उसकी इबादतगाह को नजरियातश न करें। होना क्या चाहिए सर रोकने के लिए इस तरह के वाक़यात को? मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कल भी आपने देखा कि हमने तमाम मज़ाहिब और मसालिक के उलमा और कल तमाम मसाजिद से इस्लाम में अक़लियतों के जो हकूक़ हैं उसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो बात की गई वो सब के सामने, और मैं खैर मकदम करता हूँ कि उलमा ने बढ़ चढ़ कर मेंबर व महराब से इसकी बात की है। मैं समझता हूँ मीडिया का भी एक किरदार है जहाँ उलमा और मेंबर व महराब का किरदार है, हम सबको मिलकर इसमें किरदार अदा करना है। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पर हम सबको मिलकर मुल्क में बढ़ती, माशरे में बढ़ती मजहबी इस इंतहा पसंदी के खात्मे में अपना किरदार अदा करने का। इतना इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।